viewers, I welcome you all in SM classes, and today I am going to complete this lesson, The Rise of Nationalism in Europe. And fourth यूनिट तक मैं पहले ही 2 वीडियोस बना चुका हूं. आज हम द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन से लेकर के लास्ट तक जाएंगे, लास्ट में कंप्लीट करेंगे. So let me begin from the strange case of Britain. We will learn why is the case of strange. Sorry, this is a strange case of Britain. So यहाँ से start होता है. We'll start from here. Some historians and scholars have argued that nation state and this concept of nation state started from England, from Britain. क्या हुआ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में? ब्रिटेन as it grew steadily in economy and power, तो यहाँ पर क्या हुआ? It started making it expansion in the neighboring islands country में ने शुरू किया. अब तक जो नेशन था, अब तक there were various identities, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश, इंग्लिश आइडेंटिटीज थे. लेकिन 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इंग्लिश जो एथनिक ग्रुप था इसने लीड पकड़ ली और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको मेजॉरिटी मिलनी शुरू हो गई और नेशन नाउ स्टार्टेड गोइंग टू कन्वर्ट टू एन इंग्लिश नेशन. इससे पहले डिफरेंट आइडेंटिटीज चलती थी जो मैंने बताया आपको, आयरिश, वेल्स, स्कॉटिश, राइट, ये चलती थी. लेकिन अब इंग्लिश नेशन जो स्टेडली ग्रू कर रहा था. इंग्लैंड में जो 1888 में प्रोटेक्टरेट कॉन्फ्लिक्ट के बाद पावर जो है वो किस पर आ गई? वो पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ चला गया. इट वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और जब ये ग्रू हुआ तो इसने क्या करा? इसने एक्सपेंड करने की कोशिश करी और सबसे पहले इन्होंने क्या करा? एक्ट ऑफ यूनियन लेकर के आए. दे ब्रॉट एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 और इससे इन्होंने क्या किया? स्कॉटलैंड को मिला लिया, मेड ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन. और अब जो कंट्री का नाम हो गया वो हो गया द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. राइट, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम हो गया कंट्री का. स्कॉटलैंड को इन्होंने क्या कर लिया? मिला लिया. अब इसके बाद वंस इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड, स्कॉटलैंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इंग्लैंड, तो इन्होंने क्या काम शुरू किया? इन्होंने धीरे धीरे उनके कल्चर को निस्तानाबूद करने की कोशिश करी, उसे कमजोर करने की कोशिश करी. और जो हाईलैंडर्स थे जिन्होंने इनका विरोध किया उनको जो है इन्होंने इनको डिफीट कर दिया, हरा दिया. और उसके बाद इनकी जो गैलिक लैंग्वेज थी, जो इनकी कॉस्ट्यूम होती है और इनके कल्चर पर सब पर जो है इन्होंने धीरे धीरे करके उनको रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से उनका इंग्लिशीकरण करना शुरू करा, एंग्लिसाइजेशन करना शुरू कर दिया. 1707 में ये हुआ. हशर किसका? स्कॉटलैंड का. अब दूसरा नंबर किसका लगा? 1801 में यही काम हुआ आयरलैंड के साथ. आयरलैंड ये अपने आप में जो है प्रीडोमिनेंटली एक कैथोलिक कंट्री है. दिस इज ए कैथोलिक कंट्री. कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, 2 क्रिश्चियनिटी के पार्ट होते हैं, 2 सेक्ट्स होते हैं ये. तो आयरलैंड जो है कैथोलिक कंट्री है. लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया? जो वहां पर जो प्रोटेस्टेंट्स थे जिनकी संख्या करीब 44% थी, कैथोलिक्स 53% थे, इन्होंने उनको रिवोल्ट करने के लिए प्रेरित किया. और जो प्रोटेस्टेंट्स थे दे वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ व्हाट? ऑफ इंग्लैंड का पार्ट बैली बनना चाहते थे. उनको किया गया. वुल्फ टाउन नामक एक व्यक्ति ने यूनाइटेड आयरिशमैन आर्मी बनाई. इसने 1798 में यूनाइटेड आयरिशमैन आर्मी बनाई और एक इन्होंने लड़ाई लड़ने की कोशिश करी ग्रेट ब्रिटेन की फोर्सेस से, बट फाइनली दे वर डिफीटेड. हार गए ये लोग और अल्टीमेटली आयरलैंड को भी 1801 में इंग्लैंड में मिला लिया गया और यह बृहत्तर इंग्लैंड बन गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और एक्सपेंड कर गया. वंस ये दोनों जब स्कॉटलैंड और आयरलैंड इसमें इंकॉर्पोरेट कर लिए गए, मिला लिए गए, तो उन्होंने क्या किया? इंग्लिश जो डोमिनेंट कल्चर थी उसको दिखाने के लिए इन्होंने
तीन चीजों को, यानी कि क्या था, उनको थोप दिया गया। क्या था? ब्रिटिश फ्लैग, जो यूनियन जैक होता है, ब्रिटिश फ्लैग। दूसरा नेशनल एंथम इनका, जो इंग्लिश नेशनल एंथम था, गॉड सेव द नोबल किंग। और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज। ये तीन चीजें जो हैं इन्होंने स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर थोप दी। सो दिस वाज एक्चुअली एन एक्सपेंशन एट द कॉस्ट ऑफ टू आइलैंड नेशंस, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया गया। इसलिए केस, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन इसलिए है बिकॉज इट बिकेम अ नेशन स्टेट, इट्स एक्सपेंडेड दिस टेरिटरीज, लेकिन विलिंगली नहीं था, ये एक्चुअली क्या था, फोर्सिबली था। और फोर्सिबली ये चीजें ब्रिटिश फ्लैग और नेशनल एंथम और इंग्लिश पर थोप दी गई। ये था हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नाउ लेट्स अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। मैं जरा इसको रब कर देता हूं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ये हमारी 5th यूनिट आ रही है और इसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को कैसे विजुअलाइज किया गया? हाउ वाज द नेशन विजुअलाइज्ड? तो नेशन को विजुअलाइज करने का काम कैसे किया गया? नेशन को जैसे इट वाज इजी टू रिप्रेजेंट किंग्स, उनको पोर्ट्रेट बनाकर के, उनकी पोर्ट्रेट बनाकर उनको रिप्रेजेंट किया सकता था, लेकिन कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो 18th 19th सेंचुरी में क्या किया? आर्टिस्ट स्टार्टेड पर्सोनिफाइंग नेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन एंड स्पेशली फीमेल फिगर्स। और ये जो टर्म थी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया और ए नेशन इनटू कंक्रीट फॉर्म, इनटू द फॉर्म ऑफ ए पर्सन, ये क्या बनना शुरू हो गया? एलेगरी कहलानी शुरू हो गई, इनको एलेगरी कहा गया। और ऐसी एलेगरीज बननी शुरू हुई। जैसे बड़ी कॉमन एलेगरीज हैं, जैसे यूरोप फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइप था, जैसे रेड कैप और ब्रोकन चेन्स का मतलब था लिबर्टी। ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड जो लेडी होती है, उसका मतलब होता है ब्लाइंड फोल्डेड लेडी, जिसके हाथ में वेइंग स्केल होता है, तराजू होता है। दिस शोज लॉ, तो कानून को, जस्टिस को सॉरी दिखाने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड लेडी विद वेइंग स्केल इन हैंड इस तरह दिखाया जाने लगा। तो इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन 19th सेंचुरी में कॉमन चीज हो गई, दिस बिकेम अ कॉमन थिंग। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिगरी बनी फ्रांस में। इस एलिगरी को कहा गया, दिस वाज कॉल्ड, इसको कहा क्या गया, इसको कहा गया मैरियाना। और मैरियाना की जो एट्रीब्यूट्स थी, देयर वर 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ मैरियाना। क्या क्या थी 3 एट्रीब्यूट्स? एक थी इसकी रेड कैप और ट्राइकलर फ्लैग एंड थी उसका पॉकेट, बड़ा सा गाउन। सो मैरियाना, इट वाज अ वेरी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। दो मैरियाना नाम की कोई महिला होती नहीं थी, इसको एक इमेजिनरी एक तस्वीर इसकी बनाई गई इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई नेशन as a female figure so that the people feel associated with this female figure. मैरियाना की जो स्टैच्यूज थी, उनको इरेक्ट किया गया स्क्वायर्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर, ताकि लोग आइडेंटिफाई करें, अपने आप को जोड़कर देखें। क्वाइंस पर और स्टाम्प्स पर भी मैरियाना का जो है इसको पेस्ट किया गया, मैरियाना की पिक्चर लगाई गई। और इस तरीके से मैरियाना अपने आप में एक पॉपुलर एलेगरी बन गई फ्रांस के लिए। और इसी तरीके से जो दूसरी एलेगरी थी, उसका नाम था जर्मेनिया। जर्मेनिया जैसे कि नाम से बड़ा क्लियर है, ये अगर फ्रांस के लिए थी तो ये किसके लिए हुई? ऑफ कोर्स जर्मेनिया किसके लिए होगी? जर्मनी के लिए होगी। इसकी एट्रीब्यूट क्या थी? इसका ओक लीव्स का इसका क्राउन था, बिकॉज ओक लीव्स इन जर्मनी स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो ये हमारी एलेगरीज थी। Now we are moving to the last and the third unit, और उस यूनिट का जो नाम है वो क्या है? उसका नाम है इंपीरियलिज्म। मींस क्या था? नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। क्या था? क्योंकि नेशनलिज्म कैसे इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हुआ, हम इसकी बात करेंगे। We will talk about nationalism। नेशनलिज्म तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया। इट कन्वर्ट इनटू इंपीरियलिज्म। कैसे हुआ, अभी बात करते हैं। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में आते आते, 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1875। 1875 के आते आते जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी,
जो 1850 तक चले, 1860 तक चले, वो चेंज हो गया था। और अब ये क्या हो गया था, अब ये थोड़ा नैरो क्रीड बन गया था एंड इट टर्न इनटू इंपीरियलिज्म। स्टार्ट कहां से हुआ, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, इट स्टार्टेड फ्रॉम बाल्कन रीजन। ये कहां से हुआ, बाल्कन रीजन। और बाल्कन क्या है, व्हाट इज बाल्कन? बाल्कन है आज का टुडेज, अगर हम बात करें तो इसमें रोमानिया, अल्बानिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, बोस्निया हर्जोगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, ऐसे ही 9-10 कंट्रीज जो मॉडर्न डे के हैं, दे आर ऑल नोन एज बाल्कन कंट्रीज। और इनको ब्रॉडली दे वर नोन एज स्लैब्स, एंड ये सारे जितने एरिया था बाल्कन रीजन, ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है, वाज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। जब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यूरोप में फैले हुए थे, दे आल्सो वांटेड टू फ्री देमसेल्व्स, और इनका ये कहना था कि वंस दे वर फ्री एंड देन दे वर सबजुगेटेड बाय द फॉरेन पावर। और ये सारे क्योंकि ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था, हमने पढ़ा था ग्रीक वॉर, कैसे ग्रीक वॉर हुई और ग्रीस तो पहले आजाद हो गया था, तो ये सारे कंट्रीज भी 1871 के आते आते लगभग सारे कंट्रीज आजाद हो गए थे, दे ऑल वर फ्री। लेकिन दे वर ऑल जेलस ऑफ ईच अदर, ये सब एक दूसरे से बड़े जेलस थे और एक दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते थे, एंड दैट्स व्हाई दे वर ऑलवेज इन वॉर। कभी बुल्गारिया की सर्बिया से हो रही है, कभी बोस्निया की हर्जोगोविना बोस्निया की सर्बिया से हो रही है, इस तरह की आपस में इनकी लड़ाइयां चलती रहती थी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये इंटेंस हो गया, इट बिकेम इंटेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट भी बनता है। कब हुआ, जब बिग पावर राइवलरी, जब बिग पावर्स यूरोप की इसमें कूद पड़ी। अब कौन कौन सी बिग पावर्स थी, हमने पहले बात किया था, पहले हमने बताया था आपको, अपने प्रब का नाम लिया था, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, तो रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी, इसको हास्पर्ग एम्पायर था, एंड बी फॉर ब्रिटेन। अब क्योंकि प्रूशिया अब जर्मनी बन चुका था, तो ये चारों पावर, अब जर्मनी हो गया था, ये जर्मनी, तो जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड जो ब्रिटेन था, ये इसमें कूद पड़े, बिकॉज दे ऑल वर ट्राइंग टू prove their naval might and they were all in search of the new markets। जब ये इन पावर्स में, इन कंट्री में, बाल्कन रीजन में जब उतर आए, तो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस हो गया, झगड़े बढ़ने शुरू हो गए, और जो सीरीज ऑफ वॉर इनके बीच में चली, दैट फाइनली कंक्लूडेड एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बना। ये इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट जो था, बाल्कन प्रॉब्लम जो है, चलते चलते धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता होगा कब हुई थी, 1941 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो अब हम एंड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। अब ये बात हो रही है जो नेशनलिज्म था यूरोप का, the national sentiment started spreading in the regions, in the whole world around। लेकिन हर जगह जो नेशनलिज्म था, the nationalism of Europe that was not replicated everywhere। और जितने भी कंट्रीज इंपीरियलिस्ट कंट्रीज से थे, जो कॉलोनीज थी, जैसे भारत था और बहुत सारे, इंडोनेशिया था और बहुत सारे जगहों पर जहां कब्जा था यूरोपियन पावर्स का, वो उससे आजाद होने के लिए दे वर ट्राइंग हार्ड, नेशनल सेंटिमेंट उभर रहे थे वहां पर, और वो कोशिश कर रहे थे इंपीरियल पावर्स आजाद होने की। लेकिन हर जगह जो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स थे वो अलग तरीके से हुए। द नेशनल सेंटिमेंट, द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप दैट वाज नॉट रेप्लिकेटेड एनीवेयर। इस तरीके से हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है, एंड आई होप आप लोगों को इजी माध्यम से ये समझ में आ गया होगा। बट आई वांट यू टू मोटिवेट मी बाय पुटिंग ऑन लाइक्स, और आपके अच्छे सुंदर कमेंट्स अगर मिलेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे। मैं आगे भी बहुत अच्छे वीडियोस साधारण भाषा में और साधारण तरीके से आपके पास लेकर आता रहूंगा। सो कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग वीडियोस and keep supporting me. Thank you very